हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं प्रकाश चंद्र साहू, लेक्चरर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कटनई, कलतरा, जांजगीर चांपा। मेरे कृष्णा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं गणित में टैक्सेशन, बैंकिंग एवं कर के अंतर्गत कर निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसके सवालों को अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम प्रश्नावली 2 के प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे कि बैंक किसी भी इनकम टैक्स में किस प्रकार का कर लगाया जाता है। इनकम में कर्मचारियों का या व्यापारियों द्वारा कैसे कर निर्धारित किया जाता है, इनको किस प्रकार से कर जमा करते हैं, इसके संबंध से आज समझेंगे। इसमें प्रश्न पहला है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता को जोड़कर 4,10,000 रुपये है। वह प्रति माह 4,000 रुपये अपने बाल सामान्य भविष्य निधि खाते में तथा 24,000 रुपये अपने वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम जमा करता है। 25,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री कोष में 100% कर मुक्त है 20,000 और वृद्धाश्रम में 12,000 50% कर मुक्त है दान करता है। उसके द्वारा अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत 1,000 रुपये तक कर मुक्त है। आयकर की दर दिया गया है 2 लाख तक 0, 2 लाख से 5 लाख तक 10% और 5 लाख से 10 लाख तक 20%। किसी भी हम देखते हैं कि जब आयकर निर्धारित करता है, आयकर गणना करते हैं, तो चलिए इसको हल करते हैं, साथ साथ समझते जाएंगे। ये कर्मचारी की वार्षिक आय, कभी कभी देखिएगा कर्मचारी का मंथली आय दिया गया है। एक साल में 12 माह होता है, हम 12 गुणा करके वार्षिक आय निकालेंगे। उसी तरीका से निकालने के बाद जो उनके द्वारा समस्त जो दान की राशि है उनको सीधा इस वार्षिक आय से घटा देते हैं। घटाने के बाद बचता है, उसमें फिर हम उनके द्वारा जो धारा 80 सीसी के अंतर्गत जो जमा की गई राशि होता है उसको माइनस किया जाता है। उसके बाद जो बचता है उसमें हम इनकम टैक्स निर्धारित करते हैं और उस इनकम टैक्स के बाद उसमें 3% शिक्षा उपकर लगता है, उसको भी बनाया जाता है। चलिए देखते हैं इसको हम। हल है, कर्मचारी की वार्षिक आय बराबर 4,10,000 रुपए। प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई राशि बराबर 20,000 रुपए। एक बार दिया जा रहा है 20,000। वृद्धाश्रम में दी गई राशि बराबर 12,000 रुपए का 50%। 50% कर मुक्त किया गया, 12,000 में 50% 6,000 हो जाएगा। अर्थात दान की गई कुल राशि ये 20,000 और 6,000 को जोड़ दी, 20,000 धन 6,000 बराबर 26,000। दान की गई कुल राशि हो गया 26,000। तो अतः शेष आय, अब इस 4,10,000 में इस 26,000 को माइनस करेंगे। शेष आय बराबर 4,10,000 माइनस 26,000 बराबर बच गया इसमें 3,84,000 रुपए बचा। अब इस 3,84,000 हो गया। अब हम छूट हेतु जमा की गई राशि, छूट लेने के लिए कुछ जमा की जाती है, उनकी राशि का योग करते हैं। छूट हेतु जमा की गई राशि पहला है भविष्य निधि में जमा राशि बराबर 4,000 रुपए प्रति माह भविष्य निधि में जमा होता है। वार्षिक में 12 का गुणा करेंगे और 4,000 गुणित 12 बराबर 48,000 रुपए सामान्य भविष्य निधि में जमा किया गया। दूसरा, जीवन बीमा योजना में जमा राशि, जीवन बीमा में उसका कुल 24,000 रुपए जमा किया जाता है। राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद रहा है, इनमें निवेश राशि है 25,000 रुपए। अब कुल जमा राशि ये तीनों को फिर से जोड़ देंगे, 48,000 धन 24,000 धन 25,000, तीनों को जोड़ने पर कुल राशि होता है 97,000 रुपए। अब अतः कर योग्य आय ये 3,84,000 में 97,000 को माइनस कर देंगे। कर योग्य आय बराबर 3,84,000 माइनस 97,000 बच गया 2,87,000। इस 2,87,000 का जो दिए गए आंकड़ों के अनुसार से हम इसका क्या इनकम टैक्स निर्धारित करते हैं। चलिए आगे इसमें हम क्या करेंगे, अब आयकर निकालेंगे। आयकर है, आयकर बराबर हो जाएगा, आयकर निकालने के दिए गए आयकर की दर उनके अनुसार जो आयकर निर्धारित करेंगे। अलग अलग समय अलग अलग दिया जाता है। जब प्रश्न में आपको दिया जाएगा कि उसका आयकर की दर किस प्रकार है। तो पहला है, इसे हम निकालते हैं
2 लाख रुपए तक कोई कर नहीं। इस जो आंकड़ा दिया गया इसमें 2 लाख तक निरंक है, कोई कर नहीं है। उसके बाद 2 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक 10% है। अब दूसरा कंडीशन आएगा, इस 2 लाख को हम 2,87,000 में घटा देंगे। 2,87,000 माइनस 2 लाख बराबर 87,000 बचा। इस 87,000 का 10% कर, तो 87,000 गुणी 10/100, ये 0 कैंसिल हो गया, 2 बराबर 8,700 रुपए। ये कराया गया इसका 87,000 का 10% बराबर 8,700 रुपए। अब ये कुल कर हो गया। ये अभी 2 स्टेज में हो सकता है और आता है, उस कंडीशन सभी को योग करेंगे, ये कोई कर नहीं है। 8,700 कुल कर बराबर हो गया 8,700 रुपए। अब उसके बाद शिक्षा उपकर निकालेंगे। इसी राशि का हम शिक्षा उपकर निकालेंगे 8,700 रुपए का। शिक्षा उपकर दिया गया है 2% और 3%, 2% और 1%, अलग अलग है। 2% इसमें दिया गया है शिक्षा उपकर, और माध्यमिक और उच्च शिक्षा का दिया है 1%। तो कुल शिक्षा उपकर होगा 2% धन 1% बराबर 3%। अतः शिक्षा उपकर बराबर 8,700 का 3% बराबर 8,700 गुणित 3/100। ये 0 कैंसिल, 87 गुणित 3 बराबर 261 रुपए। अब कुल देय आयकर हो गया। ये 8,700 में 261 को हम जोड़ देंगे, 8,700 धन 261 बराबर हो गया 8,961 रुपए। तो कुल कर्मचारी को जो आयकर भुगतान हो गया वो है 8,961 रुपए। ये इसका आंसर होगा। इसे हम इस तरीके से हल करेंगे। ओके, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया या फॉलो करने का तरीका पसंद आया, कुछ समझ में आया होगा, तो आप या इसमें किसी प्रकार का डाउट होगा तो प्रारंभ में मेरा नंबर दिया गया है, उससे भी आप पूछ सकते हैं। और यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि मैं कक्षा 10वीं का स्टार्टिंग चैप्टर से वीडियो बना रहा हूं और पूरे कोर्स का वीडियो बनेगा, इसलिए आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।